सीरियल किलर एक ऐसा क्रिमिनल जो एक के बाद एक ही तरीके से मर्डर करता जाता है। कोई औरतों का कातिल तो कोई बच्चों का, अलग अलग तरीके और अलग अलग वजह। ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो दिन में एक साधारण इंसान की तरह घूमता, पर रात होते ही वेश बदल कर महिला बनकर सड़कों पर घूमता। वो जब भी कत्ल करता तो मरने वाले की पीठ पर लिखता धोखेबाज। और इतना ही नहीं, मर्डर करने के बाद लाश के पैर छूकर उससे माफी भी मांगता कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कत्ल किया है। 1.5 साल में 11 से ज्यादा कत्ल करने वाला ये कातिल आखिरी वारदात के बाद अपनी ही गलती से पकड़ा गया, नहीं तो इतने समय में पुलिस को इस सीरियल किलिंग की भनक ही नहीं लगी। आज की कहानी है पंजाब से। पंजाब के रोपड़ जिले में कीरतपुर साहिब के हाईवे पर एक टोल प्लाजा है। इसी टोल से कुछ दूरी पर एक चाय पानी की दुकान है। 18 अगस्त 2024 को इसी दुकान के मालिक की लाश उसकी ही दुकान के करीब पड़ी हुई मिली। सुबह सुबह पुलिस को इस लाश की खबर मिली। पुलिस आने के बाद छानबीन करती है, पर वहाँ कोई भी सुराग नहीं मिला। वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं था। वैसे भी रात के समय हाईवे के उस हिस्से में काफी अंधेरा होता था। तफ्तीश में पता चला कि मरने वाला शख्स 37 साल का मनिंदर सिंह था। जल्दी ही उसके परिवार को खबर की गई। दुकान और लाश के पास से उस शख्स का मोबाइल भी गायब था। परिवार से मोबाइल नंबर लेकर उसे सर्विलांस पर लगाया गया तो पता चला कि ये नंबर अभी एक्टिव है और फोन का बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकेशन के जरिए पुलिस जल्दी ही उस शख्स तक पहुंची जो ये फोन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को लगा कि कातिल पकड़ा गया है और केस भी सॉल्व हो गया है। जब उस शख्स से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि ये मोबाइल तो उसने 2 दिन पहले ही खरीदा है, किसी ने बहुत सस्ते में बेचा था, उसे ज़रूरत थी तो उसने ये फ़ोन खरीद लिया। जब पुलिस ने उस फ़ोन बेचने वाले के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो थोड़ा अजीब सा शख्स था। वो था तो आदमी, पर उसने महिलाओं जैसे कपड़े पहने हुए थे, महिलाओं की तरह मेकअप किया हुआ था और अपने चेहरे को एक दुपट्टे के पल्लू से आधा ढका हुआ था। पहले देखने में ऐसा ही लगा कि वो कोई महिला है, लेकिन वो मर्द था। अब पुलिस को उसकी बातें बहुत अजीब लगी। पुलिस ने उससे कई तरीके से सख्ती से पूछताछ की, पर वो अपनी बात पर ही अड़ा रहा कि महिला जैसे दिखने वाले एक पुरुष ने उसे ये फोन बेचा था। तब पुलिस ने उसे फोन बेचने वाले का चेहरा डिस्क्राइब करने को कहा ताकि उसका एक स्केच बनाया जा सके। उसने फोन बेचने वाले का चेहरा डिस्क्राइब करना शुरू किया तो पुलिस के स्केच आर्टिस्ट ने ये स्केच तैयार किया जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वाकई ही बहुत ही अजीब चेहरा था। स्केच तैयार होने के बाद पुलिस ने आसपास के अलग अलग जिलों के पुलिस स्टेशंस में इस स्केच को भिजवा दिया। जगह जगह दीवारों पर भी इस स्केच को लगवाया गया ताकि अगर किसी ने इस शख्स को देखा है तो वो पुलिस को खबर कर सके। कई दिनों महीनों की तलाश के बाद रोपड़ जिले के एक मुखबिर से पता चला कि ऐसे ही हुलिया का एक शख्स यहाँ अक्सर रातों को घूमता हुआ दिखाई देता है। पुलिस ने टीम तैयार की और फौरन ही उस इलाके में पहुंचकर शख्स को ढूंढा और उसे पकड़कर थाने ले आई। अभी तक पुलिस को लग रहा था कि कीरतपुर साहिब के टोल प्लाजा के पास हुए उस कत्ल का केस सुलझ गया है, लेकिन यहाँ एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा अभी उनका इंतजार कर रहा था। जब थाने में उस शख्स से पूछताछ शुरू हुई तो जो कहानी उसने सुनानी शुरू की उसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि जो शख्स थाने में उनके सामने बैठा था ये कोई साधारण कातिल नहीं था, बल्कि पंजाब पुलिस के सामने एक सीरियल किलर बैठा था जो पिछले 1.5 साल में दर्जन भर से ज़्यादा कत्ल कर चुका था, लेकिन कभी भी ये पुलिस की रडार में नहीं आया। उसके कत्ल करने की वजह और उसके तरीके जानकर सभी हैरान रह गए। इस शख्स का नाम था राम स्वरूप उर्फ सोढ़ी। इस वक्त इसकी उम्र 33 साल थी। ये पंजाब के होशियारपुर जिले के चौरा गाँव का रहने वाला था। राम स्वरूप बचपन से एक नॉर्मल बच्चा था। पढ़ाई में ये कुछ खास नहीं था। बड़ी मुश्किल से इसने 10वीं तक की पढ़ाई की। उम्र बढ़ी तो इसने काम धंधा ढूंढना शुरू किया। अब बाकी पंजाब के लड़कों की तरह उसे भी विदेश जाकर नौकरी करने का चस्का चढ़ा। उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फिर ये जुगाड़ करके कतर पहुंच गया, जहां इसने नौकरी शुरू की। ये कई सालों तक कतर में नौकरी करता रहा। इसने वहां ठीक ठाक पैसे भी कमाए। पंजाब अपने घर भी पैसे भेजता था
और विदेश जाने के लिए उसने जितने कर्जे लिए थे वो सब उसने उतार दिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कतर में कई साल की नौकरी करने के बाद वो पंजाब वापस आ गया। फिर माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसके 3 बच्चे भी हुए। पंजाब में वो छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने फिर दोबारा बाहर जाने की सोची और इस बार वो दुबई चला गया। कुछ समय तक उसने वहाँ नौकरी की, लेकिन यहाँ दुबई पहुंचकर उसकी जिंदगी ही बदल गई। दुबई में रहते ही वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो समलैंगिक यानी गे थे। वो उनके गे क्लब में भी शामिल हो गया था। यहीं उसे अपने भी गे होने का भी एहसास हुआ। दरअसल रामस्वरूप पैदा तो लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसे लड़कियों के कपड़े पहनना और मेकअप करने का बहुत शौक था। वो माँ बाप से छुपकर चोरी चोरी मेकअप किया करता था। कई बार पकड़े जाने पर उसकी बुरी तरह से पिटाई भी हुई थी। अभी तक उसके अंदर ये सब दबा हुआ था, लेकिन दुबई आने के बाद अब वो खुलकर अपनी इस आइडेंटिटी को पहचान चुका था। दुबई में कुछ टाइम काम करने के बाद वो वापस पंजाब पहुंचा, लेकिन इस बार माँ बाप ने नोटिस किया कि रामस्वरूप में काफ़ी बदलाव आ चुका है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में गे लोगों की झलक दिखने लगी थी। अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन अब वापस पंजाब आने के बाद रामस्वरूप को शराब की लत लग गई। वो नशा करने लगा। दिन भर वो शराब के नशे में चूर रहता। पिता ने कई बार उसकी पिटाई तक कर दी, पर उस पर असर नहीं हुआ। इसी लत के चलते वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर में पैसे की तंगी होने लगी, जिससे बीवी से भी उसकी लड़ाई होने लगी। उसे शराब की इतनी लत लग चुकी थी कि पिता ने सोचा कि इसे घर परिवार से बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने बाकायदा कानूनी तरीके से उसे बेदखल करने का भी सोचना शुरू कर दिया, लेकिन तब माँ ने रोते रोते दुहाई दी कि एक ही बेटा है, सुधर जाएगा, इसे एक मौका और दे देते हैं। पिता मान गए, लेकिन सुधरने के बजाय रामस्वरूप और ज़्यादा शराब पीने लगा। अब तो उसने लोगों से लड़ाई झगड़े भी शुरू कर दिए। माँ बाप, पत्नी, बच्चे सब उसे समझा कर थक चुके थे। तब पिता ने गुस्से में उसे बेदखल करके घर से ही निकाल दिया। अब घर से निकाले जाने के बाद वो काफ़ी समय तक इधर उधर भटकता रहा। उसे शराब की लत थी और उसकी इस कंगाली पर ये शराब की लत भारी पड़ रही थी। कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगा कि बिना पैसों के उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। वो कुछ इधर उधर छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। हर वक्त शराब के नशे में रहने की वजह से उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था और उसका शरीर काम करने लायक नहीं बचा था। अब यहीं से उसके पैसे कमाने और सीरियल किलर बनने की कहानी शुरू हो गई। दुबई में गे क्लब से जुड़ने के बाद अब वो पूरी तरह से गे बन चुका था। घर से निकाले जाने के बाद वो पंजाब में यहाँ वहाँ बहुत भटका था। अक्सर वो ट्रकों में लिफ्ट लेकर इधर उधर घूमता था। इसी दौरान उसने देखा कि अक्सर हाईवेज पे सड़क किनारे बहुत से समलैंगिक लोग सेक्स वर्कर के तौर पर काम करते हैं। अब उसे भी पैसों की ज़रूरत थी, तब उसने यही काम करने की सोची। उसे बचपन से ही मेकअप करने का और लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक़ था, और अब तो वो पूरी तरह से गे बन चुका था। तो उसने भी पैसा कमाने के लिए यही काम करने का फैसला किया। यहाँ उसके बचपन की मेकअप करने की और लड़कियों के कपड़े पहनने के शौक़ की खासियत उसके काम आने वाली थी। वो रात के समय मेकअप करता, औरतों की तरह कपड़े पहनता और सर पर दुपट्टा डालकर निकल पड़ता। कहीं सड़क किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार करता और उनसे लिफ्ट मांगा करता। लिफ्ट मिलने के बाद अपने काम की बात करता। इसमें पैसे भी तय होते और इस तरह से रामस्वरूप महिला बनकर जिस्म फरोशी का धंधा करने लगा। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर रामस्वरूप का गुजारा हो रहा था और उसकी शराब की ज़रूरत भी पूरी हो जाती थी। ये काम करते हुए वो पंजाब के रोपड़ जिले, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जैसी जगहों के अलग अलग हाईवेज पे घूमता रहता था। इस तरीके से कई महीनों तक वो ये काम करता रहा। इसके बाद आई वो रात जब उसने अपने सीरियल किलिंग के सबसे पहले मर्डर को अंजाम दिया। जून 2023 के महीने में एक रात जब वो महिला के रूप में रात को सड़कों पर निकला, किसी गाड़ी वाले ने उसे लिफ्ट दी। इनके बीच पैसे तय हुए, लेकिन काम होने के बाद इन दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ग्राहक ने तय किए हुए पैसे कम दिए और साथ ही इसके साथ गाली गलौज भी की। ये सब सुनकर रामस्वरूप को गुस्सा आ गया। इनके बीच झगड़ा होने लगा। बात इतनी बड़ी कि रामस्वरूप ने अपने गले में पहने हुए मफलर से उसका गला घोंट दिया। ये उसका पहला कत्ल था। उसने लाश को वहीं छोड़ा और ये निकल गया। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। आगे आने वाले टाइम में रामस्वरूप रोज रात को निकलता और अपने जिस्म फरोशी के धंधे से ही वो पैसे कमा रहा था। इस बीच अगर कोई शख्स
तय किए हुए पैसे उसे नहीं देता तो उसका झगड़ा हो जाता, जिससे रामस्वरूप पैसे पूरे न मिलने पर शख्स की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर देता। ज्यादातर मामलों में इसका झगड़ा पैसों को लेकर ही होता था, लेकिन इसके अलावा कई बार कुछ शख्स इसे ऐसे भी मिले जिन्होंने इसकी आइडेंटिटी को लेकर उस पर भद्दे कमेंट किए। उन कमेंट्स को सुनकर वो इतना बौखला गया कि उसने उनकी भी हत्या कर दी। हत्या करने के लिए ये ज्यादातर अपने मफलर का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन इसके अलावा कुछ केसेस में इसने ईंट जैसी चीजों से वार करके भी उनकी हत्या कर दी। एक के बाद एक ही कत्ल करता जा रहा था। ये कत्ल अलग अलग जिलों में हुए थे, शायद इसीलिए पुलिस कभी इनके सिरे नहीं जोड़ पाई। ये अपना काम करता रहा और झगड़ा होने पर यूं ही कत्ल भी करता रहा। अगस्त 2024 में वो कीरतपुर के टोल प्लाजा पर पहुंचा था। वहां रात के अंधेरे में ये चाय की दुकान चलाने वाले मनिंदर सिंह से मिला। ये वैसे ही महिला के भेष में था और इसने सर पर घूंघट भी डाल रखा था। दुकान के मालिक से सब तय हुआ, लेकिन काम होने के बाद पैसों की बात पर ही इनका झगड़ा शुरू हुआ। साथ ही मनिंदर सिंह ने इसके साथ गाली गलौज की और इसे भद्दी बातें भी कही। रामस्वरूप ने अपने उसी मफलर से मनिंदर सिंह की जान ले ली, लेकिन रामस्वरूप को पैसे नहीं मिले थे, उसे पैसों की जरूरत थी। तब उसने मनिंदर सिंह का मोबाइल चुरा लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बाद में उसने मोबाइल बेच दिया और उसी मोबाइल के चलते पुलिस खरीदने वाले तक पहुंची, जिसके जरिए उसका स्केच बना और ये आसानी से पकड़ा गया। इस सीरियल किलर ने एक ही तरीके से कत्ल करने के अलावा एक खास बात और भी थी कि मर्डर के बाद ये मरने वाले की पीठ पर पंजाबी में धोखेबाज लिखता था, क्योंकि पूरे पैसे न देकर उन्होंने उसके साथ धोखा किया था। कहीं कहीं तो सिर्फ 50 या 100 रुपए के झगड़े को लेकर ही इसने कई कत्ल कर डाले। इतना ही नहीं, मर्डर के बाद ये मरने वाले के पैर छूकर माफी भी मांगता था कि मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, मानो उससे मजबूरी में कत्ल हुए। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने कितने लोगों का कत्ल किया है, तब उसने बताया कि रात को वो जब भी इस काम के लिए निकलता था तो वो हमेशा शराब के नशे में होता था। नशे की वजह से ही उसे एहसास नहीं होता था कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा कि उसे याद ही नहीं है कि उसने किस किस का कहां कहां कत्ल किया है। उसे कुल 11 कत्ल की जगह याद थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सच में पिछले कई महीनों में वहां किसी की लाश मिली थी, लेकिन कातिल का पता नहीं चल सका। 11 में से 6 कत्ल तो कंफर्म हो चुके थे और उसकी बताई हुई 5 जगह और उनके पते सही नहीं निकले। रामस्वरूप को खुद को ठीक से कुछ भी याद नहीं था। उसने बार बार यही कहा कि वो नशे में रहता था और नशे में ही उसने ये कत्ल किए, इसीलिए अब उसे याद ही नहीं कि उसने कितने कत्ल किए हैं। तो पुलिस का यही अंदाज़ा है कि 11 कत्ल जो वो गिनवा रहा है, मरने वालों की गिनती इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 1.5 साल पहले उसने पहला कत्ल किया था। वो डेली रात को निकलता था। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो जून 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक 1.5 साल में ऐसा कई बार हो सकता है, क्योंकि नशे की लत के साथ साथ पैसे न मिलने पर उसे कत्ल करने की आदत भी पड़ चुकी थी। तो पुलिस को शक है कि ये गिनती 11 से कहीं ज़्यादा हो सकती है। वो रोपड़ के आसपास के तमाम जिलों में घूमता रहा था। पुलिस उन सभी जिलों में मिलने वाली ऐसी लाशों का पता कर रही है जिनकी हत्या गला घोंटकर की गई हो और जिनका कातिल अभी तक लापता हो। इतने लोगों का कत्ल करने वाला रामस्वरूप कभी भी कोई हथियार लेकर नहीं चलता था। लोगों को आकर्षित करने के लिए वो अपने गले में ऑरेंज कलर का मफलर पहनता था। काम पूरा होने के बाद पैसे न देने वाले लोगों पर उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इससे भी ज़्यादा उसे तब बुरा लगता था जब कोई शख्स उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर भद्दे कमेंट करते या गाली गलौज करते थे। 18 अगस्त को हुए मनिंदर सिंह के मर्डर के बाद वहां पास में पुलिस को एक येलो मफलर भी मिला था। पुलिस पता लगाने में लगी है कि क्या रामस्वरूप सिर्फ 11 लोगों का ही कातिल है या गिनती और भी ज्यादा है। पंजाब में दरबारा सिंह के बाद ये दूसरा सीरियल किलर है। दरबारा सिंह नाम का सीरियल किलर हुआ जो बच्चों का कातिल था। वो उनका रेप करके मर्डर कर दिया करता था। पकड़े जाने के बाद मीडिया में इंटरव्यू देते हुए रामस्वरूप रोता हुआ दिखाई दिया। उसका कहना था कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने जिस्म फिरोशी का काम शुरू किया, लेकिन जब लोग उसके काम के बदले पैसे नहीं देते थे तो वो नशे में गुस्से में उन्हें मार दिया करता था। और रामस्वरूप विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा था। घर से निकाले जाने के बाद वो दोबारा विदेश में जाकर ढंग से नौकरी कर सकता था। उसे ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं थी और ऐसे में घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन शराब की लत ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो कोई भी काम करने के लायक नहीं बचा था। तब जिस्म फिरोशी का धंधा करना ही उसे सबसे आसान लगा।
2022 में उसे घर से निकाला गया था और 2 साल बाद ही वो एक सीरियल किलर बनकर पुलिस हिरासत में था। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।